और बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन चैप्टर लेकर आया हूँ आपके हिस्ट्री इतिहास का, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा गया है। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं जो आपको 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए, उनको हमने पहले ही अंडरलाइन कर लिया है। इस वीडियो को बनाने के लिए 4 बड़े मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट, आपका 100% कंटेंट क्लियर करना, ताकि आपका कोई टॉपिक छूट ना जाए। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो शुरू से लेकर लास्ट तक, बिल्कुल कंप्लीट वीडियो देखते हो, तो आपको फिर किसी की गाइड या किसी नीड नहीं होगी, क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। सेकंड, आपके पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार हो जाते हैं, जो आपके 10th क्लास में तो बहुत यूज़फुल रहेगा ही रहेगा, और अगर आप कोई स्टूडेंट बड़े एग्ज़ाम की बड़े लेवल पर तैयार करना चाहते हो तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो आपको पूरे इस चैप्टर में हिस्ट्री रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यह समझना है बस कि यूरोप में हुआ क्या था, और हम पूरे चैप्टर को इस प्रकार से भी लेकर चलेंगे जिससे कि आपके एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए बच्चे, देखते हैं आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर, यूरोप का राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये चैप्टर स्टार्ट होता है इस चित्र से जो आपके सामने दिखाया जा रहा है। सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि यह चित्र बनाया किसने था। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार जिनका नाम था फ्रेडरिक सराइयू, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। मतलब 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सराइयू ने उन्होंने एक 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। कई बार एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं कि तो फ्रेडरिक सराइयू ने क्या किया था 1848 में एक 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। 4 चित्रों की श्रृंखला बनाने का मतलब ये है कि ये जो आपको चित्र दिखाया गया है, इस चित्र का मतलब यह है कि 4 श्रृंखलाओं का मतलब यह है कि ये जो आपको प्रतिमा दिखाई दे रही है, ये पहला चित्र है। ये जो है इसे बोलते हैं, ये इस मूर्ति को बोलते हैं स्वतंत्रता की प्रतिमा। स्वतंत्रता को एक महिला के रूप में प्रदर्शित किया गया है। पहला जो चित्र है उसे दिया गया है स्वतंत्रता की मूर्ति। दूसरा चित्र, ये जो आप देख रहे हो, ये जो लंबी सी लाइन लगी हुई है, ये जो है फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, ये श्रृंखला पूरी उन देशों की है कि ये आना चाहते हैं स्वतंत्रता की मूर्ति के आगे, स्वतंत्रता की मूर्ति पर। मतलब ये चाह रहे हैं कि इस चित्र में यह दर्शाया गया है कि जो स्वतंत्रता की मूर्ति के पास आता जा रहा है वो स्वतंत्र देश होता जा रहा है। जो सबसे आगे देश चल रहे हैं वो सबसे पहले अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड, ये स्वतंत्र हो चुके हैं, और अभी प्रेजेंट में फ्रांस न्याय की मूर्ति के सामने, स्वतंत्रता की मूर्ति के सामने अभी आके खड़ा ही हुआ है। एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, और राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब वो स्वतंत्र होंगे। इसीलिए ये सब लाइन में खड़े हैं। हर एक देश अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहा है स्वतंत्र होने के लिए। यह चित्र के अनुसार काल्पनिक रूप से दर्शाया गया है कि इस तरीके से देश स्वतंत्र होना चाहते हैं सभी। तीसरा चित्र, ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है, अवशेष हैं जो राजा महाराजाओं की जो
उनको उनको तोड़कर फोड़कर प्रदर्शित किया गया है। राजा महाराजाओं के जो मुकुट होते हैं, जो रानियों के जो मुकुट होते हैं, ये दिखाया गया है इससे कि राजा महाराजाओं से मुक्त होना चाहते हैं। ये तीसरा चित्र है। पहला चित्र हो गया, दूसरा चित्र हो गया, तीसरा चित्र हो गया और चौथा चित्र देख पा रहे होगे आप कि आसमान में ईसा मसीह और फरिश्तों के साथ अपने वगैरह ये सब दिखाते हुए खड़े हैं। ये सब ऊपर से नीचे देख रहे हैं। ये सब किसने बनाया था? फ्रेडरिक सराइयो ने। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार थे फ्रेडरिक सराइयो। उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जो उनके शब्दों में क्या थी? उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक लोकतंत्र से मिलकर बना था। उनके शब्दों में एक बार दोबारा देख लेते हैं। जो उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में क्या दर्शाया गया है ये देखते हैं। पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। यूरोप के लोग हैं और अमेरिका के लोग हैं। इसमें सभी उम्र के लोग हैं, सामाजिक वर्गों के लोग हैं। कोई बड़ा है, कोई छोटा नहीं है। स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं। एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। स्वतंत्रता पाते हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे स्वतंत्र होते जा रहे हैं वो स्वतंत्रता की प्रतिमा के सामने निकलते जा रहे हैं। देखो जैसे कि अमेरिका सबसे आगे निकल चुका है। अमेरिका को उन देशों में गिना जाता है जो स्वतंत्रता सबसे पहले प्राप्त की थी उन्होंने। आगे देखते हैं। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। तो आप देखो प्रतिमा के सामने जो पिक्चर नंबर 2 है, इसमें क्या राजाओं महाराजाओं के जो ताज पड़े हुए हैं। निरंकुश शासक मतलब जिस पे अंकुश नहीं किया जा सकता। जो राजा महाराजाओं के जो महल थे उनके अवशेष पड़े हैं प्रतिमा की मूर्ति के सामने। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता की मूर्ति से आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र राज बन चुके थे। फ्रांस प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मन के लोग हैं। जर्मनी के लोगों के बाद ऑस्ट्रिया के लोग हैं। 2 सिसिलियों की राजशाही है। लम्बर्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के भी लोग हैं। मतलब कि धीरे धीरे सभी प्रतिमा के सामने से निकलते जा रहे हैं और वो स्वतंत्रता प्राप्त करते जा रहे हैं। ऐसा प्रतिमा में दर्शाया गया है। देखो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य को पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जिसमें हमने इस चित्र के बारे में जाना। यहाँ से हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो फ्रांसीसी में क्या एक राष्ट्रभाव की सभी व्यक्तियों में भावना उत्पन्न होने लगी कि हमें अपना राष्ट्रवाद बनाना चाहिए। तो हम इसमें पढ़ेंगे राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति। तो लोगों के बीच में कब ऐसे भाव उत्पन्न होने लगे कि हमें एक राष्ट्रवाद बनाना चाहिए। जो पहली थी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। 1789 में पहली जो राष्ट्रवाद हुआ था वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। तो आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ उत्पन्न हुई, तो हमने लिखना है क्या 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई
तो आगे पढ़ते हैं। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उससे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। मतलब फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उससे प्रभुसत्ता मतलब होता है पावर। जो पावर थी राजतंत्र माने राजा से निकलकर, राजा के हाथों से निकलकर कहाँ पहुँच गई? वो फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में, उनके हाथों में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। जो क्रांति में जितने भी लोग शामिल थे, उन्होंने घोषणा की कि हम एक राष्ट्र का गठन करेंगे, हम एक देश का गठन करेंगे, और वे ही उसकी नीति तय करेंगे, इस देश को अब कैसे चलाना है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में भी की एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जो फ्रांस के जितने भी लोग थे, क्रांतिकारी जो लोग थे, फ्रांस के लोगों में सामूहिक भाव की भावना मतलब उत्पन्न हो जाए। तो ऐसा कब होगा? जब पूरे राष्ट्र में एकता उत्पन्न करनी है, जब हम सभी मिलकर एक साथ सभी जुट होंगे, एक समूह बनाएंगे। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने समूह बनाए, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम में कोई बड़ा भी नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब बराबर समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबको एक समान की नज़रों से देखा गया। देखते हैं कौन कौन से कदम उठाए गए थे। तो आंसर जहाँ से पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। मतलब सभी लोगों को यह बताया गया कि फ्रांस के अंदर सभी को बराबर समान अधिकार दिए जाएंगे। सेकंड पॉइंट देखते हैं। एक नया फ्रांसीसी झंडा द ट्री कलर चुना गया। मतलब फ्रांस में एक झंडा चुना गया, जैसे कि हमारे देश में भी है तिरंगा, जो कि हम सब की पहचान है, चाहे हम किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, लेकिन हमारा जो देश का झंडा है वो तिरंगा है। वो क्या है? हमारा तिरंगा। ऐसे एकता एकत्रित करने के लिए एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, जो कि सभी लोगों की पहचान उस झंडे से की गई। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। जो स्टेट जनरल मतलब जहाँ से लेखता फ्रांस के नेता चुनकर आते थे। जो स्टेट जनरल का जो चुनाव था वो सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। सक्रिय नागरिक कौन थे? जो 21 वर्ष से ज़्यादा थे। सक्रिय नागरिकों के द्वारा समूह द्वारा किया जाने लगा और अब उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई नई स्थितियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। मतलब केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था मतलब जो पूरे देश के लिए लागू हो। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब होता है जो कि पूरे देश के लिए लागू हो, हर किसी पर लागू हो, सबको समान अधिकार, सबको बराबर अधिकार दिया जाए। तो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। सभी कानून बनाए फ्रांस में सभी रहने वाले जितने भी लोग हैं, फ्रांस के जो अंदर रहते हैं, सबके लिए एक कानून बनाया गया, जो समान कानून होगा सभी के लिए। इसके अलावा आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। मतलब फ्रांस के अंदर जहाँ तुम आते हो या जाते हो, निर्यात मतलब आना और जाना, मतलब जो टैक्स से सामान लेके जाएंगे उस पर जो टैक्स शुल्क निःशुल्क कर दिया गया, टैक्स को समाप्त कर दिया गया, वो हटा दिया गया। आंतरिक निर्यात
निर्यात आयात शुल्क समाप्त कर दिया गया। एक राज्य से दूसरे राज्य लेके जाएंगे तो हम वहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। मतलब पूरे देश में नाप तोल के जो सिस्टम था वो हर जगह एक जैसा ही नापा जाएगा, इस व्यवस्था को लागू किया गया। फ्रेंच जो वहाँ के जो अधिकतर लोग बोलते थे, राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। राष्ट्र की भाषा बना दिया गया इसे फ्रेंच को, जो ज़्यादातर अधिकतर लोग बोलते थे। आगे देखते हैं। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है रियलिटी में, अभी चैप्टर स्टार्ट होगा जो अभी आगे और मज़ा आएगा। अभी चैप्टर अच्छे से स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो ये 9th का ही चल रहा है कि क्या क्या हुआ था। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की। क्वेश्चन आएगा कि नेपोलियन ने कौन कौन से सुधार किए। मतलब नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया था, वहाँ उसने अनेक सुधार किए। जो सुधारों थे वो सुधारों के बारे में बताना है हमें, और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, मोस्ट है। तो देखते हैं। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। मतलब 1804 की जो नागरिक संहिता बनाई थी, नागरिक संहिता के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएगा कि नागरिक संहिता किसने बनाई, वो नेपोलियन ने बनाई। तो 1804 की जो नागरिक संहिता, जिसे जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। तो इस संहिता में क्या खास बात थी? उसने क्या करा, उसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। जो प्रथम स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट जो थी, उसने उसने क्या कर दिया, सब समाप्त कर दिया। जन्म के आधार पर, जन्म का अधिकार मतलब जो जो राजा का बेटा राजा बनेगा उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार एक सुरक्षित बनाया। उसने यह घोषणा की कि कानून के सामने सभी बराबर होंगे, चाहे वो प्रथम स्टेट के लोग हों, चाहे वो सेकंड स्टेट के लोग हों, चाहे वो थर्ड स्टेट के लोग हों। ठीक है, सबको संपत्ति का अधिकार समान होगा। ये किसने करा था? नेपोलियन ने करा था। आगे देखते हैं। डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को क्या बनाया, सरल बनाया। समानती व्यवस्था को उसने क्या करा, खत्म किया, और किसानों और भूदादस और जागीरदारों शुल्कों से मुक्ति दिलाई। आगे देखते हैं। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। आगे देखते हैं। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया, और किसान, कारीगरों, मजदूरों और नए नए उद्योगपतियों ने नई नई आज़ादी चखी। किसानों को अपनी आज़ादी, अपना माल बेचने के लिए आज़ादी, कारीगरों के लिए काम करने की आज़ादी, मजदूरों को मजदूरी करने की आज़ादी, उद्योगपतियों को बिजनेस करने की आज़ादी दी गई। तो नई नई सभी ने आज़ादी चखी। शुरू में नेपोलियन को एक मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे बदलाव किए। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं। तो ये अब हमारे यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट होता है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, पहले इसे देख लेते हैं।
अभी ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, अभी ये वहीं से चैप्टर स्टार्ट होगा जहाँ पर 9th क्लास में नेपोलियन की 1815 में वाटरलू के युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तो पहले ये छोटे छोटे टॉपिक देख लेते हैं। ये दिए गए हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। ये डेट तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1797 यही वो साल है नेपोलियन का इटली का हमला, इटली पर इसने हमला किया था। इसको हम नेपोलिया युद्ध का शुरुआत कहते हैं। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814 या 15 के लगभग हुआ था। नेपोलियन के पतन के बाद तुरंत बाद ही एक वियना की संधि हुई थी, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। तो 1814 और 1815 के बीच में यहाँ पे क्या हुआ था? ये दो बड़ी बातें हुई थी। नेपोलियन का पतन हुआ था, नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी, और उसी के बाद ही वियना की संधि हुई। 1821 में यूनान स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ था। ये मतलब कि यूनान के जो लोग थे वो स्वतंत्र होना चाहते थे। एक तो आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी 9th क्लास में, और फिर उसके आगे चल के 1848 ईस्वी में दोबारा से फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। 1859 1870 दौरान क्या हुआ था? इटली का एकीकरण हुआ था। इटली को एक राष्ट्र बनाया गया था, एक देश बनाया गया था, ठीक। फिर 1866 से 1871 तक जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और 1905 में जो हैप्सबर्ग है वो ओटोमन साम्राज्य है, स्वाल राष्ट्रवाद मजबूत होता है। ये सभी पॉइंट आप लिख लिख कर याद करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको याद हो जाएंगे। और यही पॉइंट हम इस चैप्टर में पढ़ने चाहते हैं। इस पेज एक पेज पर आप लिखते रहो और बार बार उसे रिवाइज करते रहो। आगे देखते हैं। कुलीन वर्ग क्या है? कुलीन वर्ग क्या है और नया मध्यम वर्ग क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे हम कुलीन वर्ग के बारे में। कुलीन वर्ग है कौन? कुलीन वर्ग है कौन, ये देखेंगे हम। 2 नंबर में आ जाता है पेपर के बारे में। कुलीन वर्ग कौन आते थे, कौन कौन से लोग आते थे, देखते हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक थे, वो कौन थे? कुलीन वर्ग थे। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, मतलब सबसे ताकतवर जो लोग थे वो कौन थे? कुलीन वर्ग थे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का जो मालिक थे वो कुलीन वर्ग थे। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे पावरफुल व्यक्ति थे। सेकंड पॉइंट देखते हैं। वे ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। ग्रामीण में तो काफ़ी सारे ज़मीन थी इनके पास, और शहरों में क्या बड़ी बड़ी हवेलियां थी इनके पास। थर्ड पॉइंट देखते हैं। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। भाई, राजनीतिक कार्यों के लिए और उच्च वर्गों के बीच में जब बैठ जाते थे तो ये फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखना है। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के हिसाब से नंबर वाइज देखें तो एक छोटा सा एक समूह था जिनकी संख्या बहुत कम थी। 4 ये पॉइंट हैं जो कोई आपको देखने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम मध्य वर्ग के बारे में। मध्य वर्ग में कौन आते थे? मध्य वर्ग में देखते हैं। मध्य वर्ग में ध्यान रखना है आपको। इंग्लैंड के अंदर औद्योगिकरण हुआ था, बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसके फलस्वरूप क्या हुआ था? इसके फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग के जो उद्योगपतियों व्यक्तियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे। यानी मध्य वर्ग के अंतर्गत कौन आते थे? बड़े उद्योगपतियों, बिजनेसमैन कह सकते हैं, बड़े बड़े व्यापारी
और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे। जज हो गए, अधिकारी हो गए, बड़े डॉक्टर हो गए, ये सभी सेवा क्षेत्र के लोगों में आते थे मध्यम वर्ग के अंतर्गत। सेकंड पॉइंट देखते हैं, कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच ही एक राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। मतलब राष्ट्रीय एकता के लिए जो विचार आया था, सबसे पहले इन्हीं के विचारों में आया था। जब कुलीन के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए तो शिक्षित लोग थे, जो उदारवादी मतलब मध्यम वर्ग के जो लोग थे, उनके बीच में ये भावना उत्पन्न हुई कि हमें राष्ट्रीय एकता बनानी चाहिए। आगे देखते हैं पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अब जो उदारवादी थे, उदारवादी 9th क्लास में पढ़ चुका है हमने, रूस की क्रांति में पढ़ा था हमने। उदारवादियों के हिसाब से राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, के मायने क्या थे। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रवाद के अनुसार, उदारवादियों के अनुसार राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है आपके। देखते हैं आगे। राष्ट्रवाद कौन है उदारवाद के अनुसार, देखते हैं। उदारवाद यानी लिबरलिज्म, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये लातिन भाषा से हुई है ना। लातिन भाषा क्या है, लीवर पर आधारित है। जिसका अर्थ होता है मतलब आज़ाद। मतलब उदारवादी जो शब्द है वो लिबरलिज्म शब्द जो कि किस भाषा का है, लातिन भाषा का है। लातिन भाषा क्या है, लीवर पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या होता है, आज़ादी मतलब स्वतंत्र, मतलब आज़ाद होना चाहते थे। मतलब कह सकते हैं कि उदारवादी क्या चाहते थे, स्वतंत्र होना चाहते थे। स्वतंत्र किससे होना चाहते थे, राजा महाराजाओं से स्वतंत्र होना चाहते थे, उन्हें हटाना चाहते थे। आगे देखते हैं, नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी हो और कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो। उदारवादी क्या चाहते थे, जो नए मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उदारवादी का मतलब था कि व्यक्ति के लिए सभी व्यक्ति आज़ाद हों और कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो। तीसरा पॉइंट है, राजनीतिक रूप से उदारवादी एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बना हो, जो वोट डालकर बना हो, सबकी सहमति से बना हो, वोट डालकर बना हो। उदारवाद निरंकुश शासक मतलब राजा महाराजा और पादरिक वर्ग के जो विशेष अधिकार थे उनकी समाप्ति चाहते थे, और संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्षधर थे। मतलब कहते थे ये कि जो हमारा देश चलना चाहिए वो संविधान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। इसके बाद एक पॉइंट करना चाहो तो एक पॉइंट ऐड और कर सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी क्या चाहते, बाज़ारों में मुक्ति चाहते थे, मुक्ति चाहते थे, और चीज़ों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को ख़त्म करने के पक्ष में थे। राज्य मतलब सरकार के द्वारा जो लगाए गए कंट्रोल जो था उसको वो ख़त्म करना चाहते थे, बिजनेस को आसान बनाना चाहते थे वो। बच्चों देखो, नेपोलियन के बारे में पीछे पढ़ा था हमने। नेपोलियन ने क्या करा था, एक 39 राज्यों का महासंघ बनाया था। तो जैसे हमारे देश में राज्य हैं, उनको सबको एक करके एक महासंघ बनाया था। इसके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आ जाता है नेपोलियन का, अब 39 राज्यों का महासंघ क्या था, तो ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो देखते हैं, नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया। मतलब छोटे छोटे जो राज्य थे उन्हें सबको मिलाकर एक महासंघ बनाया, राज्यों को मिलाकर,
इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा थी, सबकी करेंसी अलग अलग थी और नाप तोल की प्रणाली भी अलग अलग थी। मतलब आप देख सकते हो कि सबकी मुद्राएं अलग हैं और सबकी नाप तोल अलग हैं। जब आप व्यापार करने जाओगे तो कितनी परेशानी होगी। 39 करेंसी होनी चाहिए, मुद्रा चाहिए और उसकी नाप तोल की प्रणाली को आपको मानना पड़ेगा। तो व्यापार करने में बहुत परेशानी होती थी। आगे देखते हैं। इससे व्यापार करने में दिक्कत हो गई। नए वाणिज्य वर्ग, वाणिज्य वर्ग का मतलब व्यापार जो करते हैं, व्यापार। नए वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्षधर में तर्क दे रहे थे जहां वस्तुएं, लोग, पूंजी और आवागमन बाधा रहित हो। यानी जो बिजनेसमैन लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, वो ऐसी परिस्थितियों से निपटारा जानते थे। ये वो कहते थे ये विकास में बाधक है। करेंसी बदलो, एक दूसरे राज्य में जाओ, फिर करेंसी बदलो और नाप तोल की प्रणाली भी अलग। तो ऐसे विकास को वो बाधक मानते थे और वो ऐसे ऐसे विकास के पक्षधर थे जो कि सबकी करेंसी एक हो, व्यापार करने में कोई परेशानी ना आए। अब देखो, 1815 में ही नेपोलियन की तो डेथ हो चुकी थी। अब क्या हुआ आगे चलकर 1834 में 1834 में क्या हुआ, 18 क्योंकि मुद्राएं अलग अलग थी। आगे देखते हैं। जब बहुत ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न होने लगी तो क्या करा, 1834 में पिरसा की पहल पर एक शुल्क संघ, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा गया जोलवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हुए। जो छोटे छोटे राज्य थे जर्मन के, वो शामिल हो गए। अब अच्छा सिस्टम हो जाएगा। इस संघ में शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया। जो टैक्स वाला सिस्टम था पुराना वाला, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर गया। और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। जो पहले 30 से ऊपर थी उन्हें अब मुद्राओं की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो उन मुद्राओं को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। अब मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 से ऊपर थी। अब देखो, करेंसी बदलनी पड़ती थी तब, जब एक राज्य से दूसरा राज्य में जाना पड़ता था। जो 30 से ऊपर मुद्राएं थी, अब क्या कर दिया गया, 2 मुद्राएं कर दी गई। आगे देखते हैं। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई। भाई जैसे जैसे रेलवे लाइन बढ़ेगी ऐसे बिजनेस बढ़ेगा और आर्थिक हितों और राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया।